ये कोई पिक्चर परफेक्ट पोस्ट कार्ड नहीं है, ये है असली ऑस्ट्रिया। बर्फ से ढके हुए पहाड़ और सुंदर सी लेक, यहाँ पर हर अगला कदम पिछले से ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ हर गली में एक सिम्फनी बजती है जो आपका मोजार्ट के शहर में स्वागत करती है। यहाँ एक ऐसा गांव भी है जहाँ हंस आपके साथ वॉक करते हैं। इस ड्रीमी फेरी टेल का नाम है हॉलस्टैट। यहाँ का आर्किटेक्चर इतना रॉयल है कि हर बिल्डिंग एक पैलेस की तरह लगती है। तो चलिए फिर आपको इस यूरोप के रॉयल हार्ट की प्लानिंग के बारे में सब कुछ बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ गगन और कैमरा के पीछे है अरुण एंड टुगेदर वी आर वेजी वंडर्स। तो ये वाला जो व्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रिया जैसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, आपकी आइटनरी क्या होनी चाहिए, आपको अगर सिम खरीदना है तो आप किस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं सिम खरीदते टाइम, आपका बजट क्या होगा और आप कौन सी सिटीज़ को प्लान करेंगे और आपका मिनिमम डेज कितना होना चाहिए ताकि आप ऑस्ट्रिया जो है वो आराम से घूम सके। ठीक है जी, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि ऑस्ट्रिया आपने क्यों चूज़ करा। तो मैं बताती हूँ मैंने ऑस्ट्रिया क्यों चूज़ करा, क्योंकि मेरी इस पूरी हमारी यूरोप की अभी 3 से 4 कंट्री की ट्रिप है, जिसमें से हमारी पहली कंट्री थी ग्रीस। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने पूरी ग्रीस की आइटनरी बनाई, हमने इन्फॉर्मेशन ब्लॉग बनाया, डे बाय डे एक्टिविटीज़ बताई कि इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन कौन सी आइलैंड जाना चाहिए। तो आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, अगर आप भी ग्रीस प्लान कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और ग्रीस की सारी इन्फॉर्मेशन बटोर के वापस आ सकते हैं ऑस्ट्रिया की इन्फॉर्मेशन लेना। ठीक है जी, तो मैं बताती हूँ हमने ऑस्ट्रिया क्यों प्लान करा। क्योंकि मेरा ना बहुत टाइम से मन था, ऑस्ट्रिया में एक ना ब्यूटीफुल सा गांव है हॉलस्टैट करके, अभी उसके बारे में बताएंगे आपको। तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि हॉलस्टैट जो है ना वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा विलेज है इन इंटायर सेंट्रल यूरोप। तो अब हॉलस्टैट जब जाना ही था तो हॉलस्टैट जो है वो हमारा ऑस्ट्रिया में पड़ता है, तो इसलिए सोचा कि ग्रीस से हम सीधा चलते हैं अपनी सेकंड कंट्री विच इज़ ऑस्ट्रिया। और जैसे ही आप ऑस्ट्रिया में पहुंच जाओगे ना, सो दैट इज़ द सेंट्रल यूरोप का पार्ट है। तो वहाँ से, और ये लैंडलॉक कंट्री है, तो वहाँ से आपको जो सेंट्रल यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ है। जैसे अगर आपको प्राग जाना है वहाँ जा सकते हैं, अगर आपको हंगरी जाना है आप जा सकते हैं, अगर आपको स्लोवाकिया जाना है आप जा सकते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है ना बाय ट्रेन आप जा सकते हैं। अगर आपको स्विट्जरलैंड जाना है आप स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं, अगर आपको जर्मनी जाना है बाय ट्रेन आप हर जगह जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ऑस्ट्रिया को इस बार पिक कर लेना चाहिए और यूरोप जो है ऑस्ट्रिया की नज़रों से एक बार हम देखते हैं कि कितना सुंदर है। क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पर एक तो ब्यूटीफुल विलेज है विच इज़ हॉलस्टैट, वहाँ पर माउंटेन्स हैं, वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए है, वहाँ पर सिटी वाइब्स हैं, वहाँ पर कूल वाली जो वाइब्स होती है ना बार बार वाली वो है। अगर आपको शांति जगह में जाना है तो आप शांति वाली जगहों में भी जा सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया से मेरी जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जितने मैंने दिन बिताए ऑस्ट्रिया में, वो उससे भी ज़्यादा निखर के बाहर आया। सो ये रीज़न था मेरा ऑस्ट्रिया पिक करने का। तो सेकंड हम बात करते हैं कि हाउ मेनी डेज आर इनफ अगर आप ऑस्ट्रिया जैसी एक ब्यूटीफुल सी कंट्री अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अगर आपके पास 5 से लेकर 7-8 दिन तक हैं तो आप आराम से ऑस्ट्रिया में बहुत सारी सिटीज़ जो है आप कवर कर सकते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 5 दिन थे, मतलब 5 से 6 डे हमारी एग्जिट थी, तो हमारे पास 5 दिन थे और हमने 5 दिन में 3 सिटी कवर करी और एक गांव कवर करा, छोटा सा विलेज जो मैं आपको हॉलस्टैट बता रही थी। तो अगर आपके पास भी 5 से 7 दिन है तो आप आराम से ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री जो है वो आप कवर कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रिया आपको आना कैसे। तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो है वियना। तो जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं हमारे इंडिया की, जैसे दिल्ली हो गया या बैंगलोर हो गया या हैदराबाद हो गया या फिर आपका बॉम्बे हो गया, वहाँ से वियना की जो है फ़्लाइट्स बहुत सारी चलती हैं। इंडिगो जैसी अगर एयरलाइन की मैं बात करूँ तो वो क्या करते हैं, वो आपका डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं चलाते वो, बट आपका टर्की एरिया में आपका हॉल्ट मिलेगा, आपको इस्तांबुल में हॉल्ट मिलेगा या फिर आपका मिडल ईस्ट में कहीं हॉल्ट मिलेगा और आप ऑस्ट्रिया जो है आ सकते हैं। ऑलमोस्ट घंटे जो है वो कुछ 12 से 15 घंटे आपको लगेंगे और आप ऑस्ट्रिया पहुंच जाएंगे। ऑस्ट्रिया और इंडिया के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो भी अराउंड 3.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो वो भी हम उसको कंसिडर करते हैं। तो इतना हमारा फ्लाइट का टाइम जो है वो लगेगा। तो तीसरी आइटम पे हम बात करते हैं जो है कि बेस्ट टाइम टू विजिट ऑस्ट्रिया। तो अगर आप
पीक सीज़न जैसे माहौल में आना चाहते हैं जहाँ पर सर्दी बहुत कम होगी और आपको स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जो मोस्टली चीज़ें जो है सारी ओपन मिलेंगी, तो आप प्लान कर सकते हैं फ्रॉम मिड अप्रैल टू सितंबर अक्टूबर तक। अगर आप ये प्लान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही प्लेजेंट आपको मौसम मिलेगा। हम जब गए थे तो हम गए थे स्टार्टिंग वीक ऑफ अप्रैल में हम गए थे, और वहाँ पर जो थी ठंड थी क्योंकि वो शोल्डर सीज़न चल रहा था। तो शोल्डर सीज़न आपका क्या हुआ, जब आपका जो सर्दियाँ हैं वो आपका जो ऑफ सीज़न है वो ख़त्म हो रहा होता है और आपका जो ऑन सीज़न है वो ऑन हो रहा होता है। तो जो बीच का जो टाइम होता है ना उसको बोलते हैं शोल्डर सीज़न। तो शोल्डर सीज़न में जाने का क्या फ़ायदा होता है, एक तो भीड़ इतनी नहीं होती क्योंकि लोग अभी ट्रैवल नहीं करते उस टाइम पे, तो भीड़ इतनी नहीं होती, गर्मी भी अपनी पीक सीमा पे नहीं होती और सर्दी भी अपनी पीक सीमा पे नहीं होती। तो इसलिए हमने प्लान करा था फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अगर आपको भी प्लान करना हो तो आप भी इस टाइम पे प्लान कर सकते हैं। तो जी अब हम बात करते हैं, अगर आप ऑस्ट्रिया प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास होनी क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए शेंजन वीज़ा। तो अगर आपको शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी भी हमने बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा। तो शेंजन वीज़ा आप अप्लाई कर लेना। और अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप 25+ यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो आराम से फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो आप। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ़्लाइट टिकट्स। तो जैसे मैं हमेशा स्काई स्कैनर से बुक कराती हूँ, बट मैंने ग्रीस के टाइम पे भी यही बताया था जब मैं ग्रीस का भी व्लॉग बना रही थी कि इस बार हमने स्काई स्कैनर से बुक नहीं कराया, इस बार मैंने एक ट्रैवल एजेंट से बुक कराया और मुझे कुछ जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम मिला है फ्रॉम द एजेंट एज़ कम्पेयर टू स्काई स्कैनर। मगर अगर आपको कराना होगा तो आप स्काई स्कैनर से करा सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी ट्रैवल एजेंट से है अपनी बुकिंग करा सकते हैं, नहीं तो गोवाई बीबो, मेक माई ट्रिप, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ से अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेक करूँ कि मेरे को आज से अगले 2 महीने की अगर मेरे को फ़्लाइट टिकट कितने की पड़ेगी फ्रॉम दिल्ली टू वियना, तो ऑलमोस्ट राउंड ट्रिप का रेट आएगा कुछ 35 से लेकर 40,000 तक के बीच का, पर पर्सन की मैं बात कर रही हूँ। मगर ये जो रेट है ना ये वेरी करता रहता है कि कितने टाइम पहले आप बुक करा रहे हैं और गैप कितना है आपका, कितने कौन सी एयरलाइन से आप बुक करा रहे हैं, तो इन चीज़ों का डिफरेंस होता है। बट एवरेज मैं कॉस्ट बता रही हूँ कि आपको 40 के अराउंड, 35 से 40 के अराउंड आपकी जो है फ़्लाइट टिकट हो जाएगी। तो अगर आप इंडिया के इमिग्रेशन की बात करें तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास वैलिड ऑब्वियसली वीज़ा होना चाहिए क्योंकि वीज़ा तो आपका चेक करेंगे प्लस एयरलाइन स्टाफ जो है आपके इंडियन एयरपोर्ट में वो चेक करते हैं कि आपके पास जो भी फर्स्ट कंट्री है उसका आपके पास क्या होटल बुकिंग्स है या नहीं है, प्लस आपकी एग्जिट कंट्री की जो फ्लाइट एग्जिट टिकट भी वो चेक करते हैं, रिटर्न फ्लाइट टिकट टू इंडिया भी वो चेक करेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। बट जैसे ही आप फॉर एग्जांपल अगर आप वियना पहुंच जाओगे, वियना पहुंचते ही इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ भी चेक नहीं करेंगे। वो जनरल जो 2-3 आइटम होती हैं वो रेडी रखना। एक तो आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए शेंजन, दूसरा आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट होना चाहिए, तीसरा अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी वियना ही आपकी फर्स्ट सिटी है तो आपके पास वियना में जितने भी दिन आप रुके हो तो उतने दिन का आपके पास होटल स्टे होना चाहिए। तो इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रख लेना और ये आपसे इमिग्रेशन पे पूछ जाएगा। जैसे हमारा इमिग्रेशन जो ग्रीस में हुआ था क्योंकि वो हमारी फर्स्ट कंट्री थी, तो हमसे उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। इमिग्रेशन ने सिर्फ और सिर्फ हमारा वीज़ा देखा, उस पर स्टैंप लगाई और बोला आगे बढ़ो एंड वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल कंट्री। तो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन ही वो पूछते हैं। अगली हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज एंड सिम कार्ड। तो मैंने ग्रीस में ही एक सिम कार्ड ले लिया था जिसका नाम है कॉस्मोटे। तो कॉस्मोटे का जो मैंने सिम लिया था तो वो सिम जो है आपके इंटायर यूरोप में चलता है। तो मैंने ग्रीस से वो सिम लिया था और वो मेरा ऑस्ट्रिया में भी चला है, और जब मैं उसके बाद नेक्स्ट कंट्री चली गई थी हंगरी, मेरा हंगरी में भी वो चला था। या तो आप एयरपोर्ट से खरीद सकते हैं क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस आपको सिम के मिल जाएंगे, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिटी सेंटर में आके भी सिम ले सकते हैं, नहीं तो ऑस्ट्रिया में ई सिम की भी फैसिलिटी है। आप एक बार गूगल कर लेना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फॉर ई सिम ऑल्सो। अब बात करते हैं फॉरेन करेंसी की। तो ऑस्ट्रिया में जो फॉरेन करेंसी है वो चलती है आपकी यूरो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप अगर इंडियन रुपीज़ अगर आप ऑस्ट्रिया में लेकर आओगे तो पहली बात तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर खुदा ना खास्ता कोई कन्वर्ट कर भी देगा तो आपका जो कन्वर्जन रेट है ना वो बहुत ज़्यादा लेगा। तो हमेशा बेटर रहेगा कि आप जहाँ पर भी रहते हैं आप उसी सिटी से अपने इंडियन रुपीज़ को ही यूरो में कन्वर्ट करवा लीजिए और फिर सेम करेंसी आप ऑस्ट्रिया में ले आइए। अगर आपके पास यूरो के अलावा कोई और करेंसी है आपके पास जो कि ग्लोबल करेंसी, जैसे कि येन हो गया या फिर आपके पास सिंगापुर डॉलर हो गया या फिर आपके पास यूएस डॉलर्स हो गया, तो ये जो मेजर करेंसीज़ हैं ग्लोबल करेंसीज वो भी आपकी वियना के एयरपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टोर्स देखे थे जहाँ पर करेंसी कन्वर्ट हो रही थी फ्रॉम द एयरपोर्ट।
ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं कि मैं मान के चल रही हूँ कि आप वियना पहुँच गए। वियना अगर आप पहुँच गए तो ऑस्ट्रिया में जनरली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वियना नहीं घूमते, आप मल्टीपल सिटीज़ भी घूमते हैं। जैसे मेजर सिटीज़ मैं बता देती हूँ, आप ट्रैवल कर सकते हैं वियना, उसके बाद आप जा सकते हैं साल्ज़बर्ग, उसके बाद आप जा सकते हैं हॉलस्टाट, फिर आप जा सकते हैं इंसब्रुक, इंसब्रुक से आप वापस आ सकते हैं वियना। तो आप ये वाला सर्कल जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं अपनी आइटिनरी के लिए। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपको ये ट्रैवल करना कैसे है? आपको ये ट्रैवल करना है, आप आराम से ट्रेन की जर्नी से ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन की जर्नी थी, कुछ भी ऐसा हौच-पौच सा नहीं था। इनफैक्ट हमने अर्ली मॉर्निंग ट्रेन्स भी ली थी, हमने नाइट जेट की ट्रेन भी ली थी, क्योंकि जब मैं इंसब्रुक से वापस आ रही थी वियना तो मेरे को रात की जर्नी करनी थी। तो वो आराम से कंफर्टेबल सीट्स थी। अगर आपको उसमें स्लीपर भी चाहिए तो स्लीपर का भी ऑप्शन होता है। तो ट्रेन बुक करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको हमेशा एडवांस में टिकट बुक करनी है। क्योंकि आपकी जो ट्रेन टिकट्स है वो डायनामिक प्राइसिंग पे होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 15-20 दिन पहले बुक करा रहे हैं, तो अगर आपकी कोई ट्रेन की टिकट 20 या 22 यूरो की है और आप 1 दिन पहले अगर बुक करा रहे हैं, तो उसका जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने खुद देखा है। जब मैंने अपनी आई थिंक वियना टू साल्ज़ की जब मैंने बुक कराई थी, तो मैंने कुछ 22 या 24 यूरो की कराई थी और फिर जब मैं ऐसे रैंडम चेक कर रही थी, तो 1 दिन पहले तो वो सेम प्राइस कुछ 65 यूरो के अराउंड वो कुछ दिखा रहा था। तो इसलिए आप जो ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं वो एडवांस में बुक करना। ओबीबी करके एक नेटवर्क है, ट्रेन नेटवर्क है, जिसकी ट्रेन राइड हमने करी है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रेन टिकट जो है आप ओबीबी की वेबसाइट से बुक करा सकते हैं। नहीं तो आप ओमियो करके एक है, वो एक ट्रेन एग्रीगेटर वेबसाइट है, आप वहाँ से भी जाके बुक करा सकते हैं। बहुत ईज़िली बुक हो जाएगी। जैसे हमारा आईआरसीटीसी का पोर्टल है, सेम वैसे ही पोर्टल्स है। जब आप पैसे पे कर रहे होंगे तो ध्यान रखना आपके पास क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इंटरनेशनल ऑनलाइन बैंकिंग ऑन होना चाहिए। अगर आप वो ऑन नहीं करोगे तो आपकी वो पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगी। तो हमने ना पूरा एक ट्रेन का सफ़र जो है, बहुत ही अच्छा सा सफ़र था, तो हमने पूरा रिकॉर्ड करा था। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ट्रेन कैसे बुक करानी है, बाकी सारा अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अंदर से ट्रेन कैसे दिखती है, क्योंकि उसमें इकोनॉमी क्लास होती है, फर्स्ट क्लास होती है, बिज़नेस क्लास होती है, रेस्टोरेंट होते हैं। अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, देखना है आपको विजुअली कि ट्रेन कैसे दिखती है अंदर से, तो आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, आप वहाँ पर जाकर हमारा एक्सपीरियंस आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो कि मेरा हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है, क्योंकि मुझे इसमें घंटों, मेरे को इसमें दिन लग जाते हैं एक आइटिनरी को सॉर्ट आउट करने में, क्योंकि मेरे को हमेशा एक पर्पस रहता है कि मुझे बजट में ट्रैवल करना है। और यूरोप मेरे और अरुण के लिए एक चैलेंजिंग वाला एक क्या कहूँगी एक टास्क था, क्योंकि हम दोनों बजट ट्रैवलर्स हैं। तो हमारा ऐसा टास्क था कि कितना एफिशिएंट वे में हम ट्रैवल कर पाएँ, कितना हम मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कवर कर पाएँ बट विद अ मिनिमल कॉस्ट। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती हूँ। हम ऑलमोस्ट 5 दिन थे, जिसमें से हमने स्टार्टिंग करी थी वियना से। तो पहला दिन था हमारा वियना, 2 दिन थे हम साल्ज़बर्ग में, उसके बाद हम थे इंसब्रुक में। तो ये हमारा प्लान था। उसके बाद लास्ट डे जो था हम फिर से वियना में आ गए थे, क्योंकि वियना से फिर हमारी एग्ज़िट थी टू अनदर कंट्री व्हिच इज़ हंगरी, ठीक है? तो मैं बताती हूँ डे 1 पे हमने वैसे तो डे वाइज़ सारे व्लॉग्स बना रखे हैं। अगर आपको डे वाइज़ एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर दिख रहा होगा, आप वहाँ पर डे वाइज़ में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा एक्सप्लेन करा है कि क्या आपको पास लेना चाहिए, क्या आपको पास नहीं लेना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। बट मैं बहुत कट शॉर्ट में एक बार आपको बता देती हूँ। मेरे पास मेरे नोट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम वियना में थे तो फर्स्ट डे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वियना का 24 आवर वाला पास ले लेना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। वो क्यों इफ़ेक्टिव था, वो क्या रीज़न्स थे उसके लेने के, वो मैंने सारा एक्सप्लेन करा है हमारे डे 1 वाले व्लॉग में, जब हमने वियना एंटर करा था। तो जैसे ही आप पास ले लोगे, पास आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। ओबीबी करके एक कियोस्क बना होगा, वहाँ से जाना है, आपको पास लेना है। तो आप फर्स्ट डे पे चीज़ें जो हैं आप वो कवर कर सकते हैं। आप सेंट स्टीफन कैथेड्रल कवर कर सकते हैं, आप हॉफबर्ग पैलेस करके है वो कवर कर सकते हैं। आप उसको सिर्फ़ बाहर-बाहर से देख सकते हैं, मतलब अगर आपको म्यूज़ियम का शौक है तो आप अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि अंदर उसकी टिकट है। उसके बाद अगर आपको गार्डन का शौक है, और मैं बता दूँ एक बार कि पूरे ऑस्ट्रिया एरिया में ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर गार्डन है, क्योंकि कभी ना जो भी आप मौसम में जाओगे ना, मौसमी के फूल फ्लावर्स होते हैं वहाँ पर, तो आपको मज़ा आने ही वाला है। तो अगर आप गार्डन लवर हैं तो आप वोक्स गार्डन को अपनी आइटिनरी में डाल सकते हैं। एक वहाँ पर चर्च थी, वोटिव चर्च, तो वोटिव चर्च भी काफ़ी पुरानी चर्च थी। अगर आपको चर्च वो देखनी है तो आप वोटिव चर्च अपनी आइटिनरी में डाल देना। उसके बाद एक पब्लिक स्क्वायर है जिसका नाम है हेल्डन प्लाट्स। हेल्डन प्लाट्स क्या है, एक बहुत ही सुंदर सा एक
एक स्क्वायर सा बना रखा है। वो एक बैठने की जगह, उसके जस्ट साथ में ही एक गार्डन भी है, तो उसके साथ गार्डन में बैठ सकते हो, पब्लिक स्क्वायर देख सकते हो। सनसेट जो है वहाँ पर अगर आपको एंजॉय करना है, वहाँ पर सनसेट एंजॉय कर सकते हो। बट मैं आपको एक और रिकमेंडेशन दूंगी सनसेट के लिए। फॉर सनसेट आप जा सकते हो प्राटर अम्यूजमेंट पार्क। बहुत ही बढ़िया अम्यूज़मेंट पार्क है यार वो। उसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का सबका एंटरटेनमेंट का साधन है वो। उसमें एक और चीज़ क्या है कि उसकी एंट्री तो फ्री है, मगर उसमें ना पर राइड के चार्जेस है। अगर आपको वो राइड करनी है, जो भी ऐसे लग रहा है कि हाँ यार मुझे ये राइड कर लेनी चाहिए, तो आप वो पे कर सकते हो। अगर लगता है कि हाँ यार ये राइड मुझे करनी नहीं है, तो छोड़ो मत करो। बट आप अगर आपको कुछ भी नहीं करना, वैसे घूम फिर के भी आ सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह थी ये। उसके बाद अगर आपके पास 2 दिन है फॉर एग्जांपल अगर वियना में, तो आप उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, जो कि है एक शॉनब्रन पैलेस करके है। वो थोड़ा-सा ना ऑफ डायरेक्शन, जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई वो अभी एक डायरेक्शन में थी। शॉनब्रन पैलेस जो है वो थोड़ा-सा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो आप शॉनब्रन पैलेस भी अपनी आइटनरी में डाल सकते हैं। एक ना एक कलरफुल सा अपार्टमेंट है, एक आर्ट गैलरी है, जिसका नाम शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर सकती हूँ, जिसका नाम है हंडर वॉजर करके है। हम वहाँ पर गए थे। उसमें अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आप वो बाहर से देखनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर तो वो अपार्टमेंट है, लोग रहते हैं वहाँ पर। और अगर आप मीठे के शौकीन हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कैफ़े सैशर करके एक जगह है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, जो कि है कॉफ़ी का और सैशर नॉट का। क्योंकि वियना को बोलते हैं कॉफ़ी कैपिटल, तो कॉफ़ी कैपिटल अगर बोलते हैं तो कॉफ़ी ट्राई करना तो बनता ही है। और उसको बोलते हैं होम टू चॉकलेट पेस्ट्री विच इज़ सैशर नॉट। तो ये 2 चीज़ें जो है आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो सेकेंड सिटी जो है वो मैं मान के चल रही हूँ कि आपने करी है साल्सबर्ग। साल्सबर्ग जो है आप वियना से साल्सबर्ग जो है आप आराम से ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप अप्रॉक्सीमेटली 11 साढ़े 11 बजे तक आप सुबह पहुंच गए साल्सबर्ग। साल्सबर्ग में है ना, वो एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है न्यू टाउन और एक है आपका ओल्ड टाउन। तो आप अगर होटल है आप वो न्यू टाउन में ले सकते हैं, क्योंकि ओल्ड टाउन जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको बजट के हिसाब से। तो आप न्यू टाउन में अपना होटल लेना। और फर्स्ट जो पॉइंट है जो आप कवर कर सकते हैं वो है आपका मीराविल पैलेस एंड गार्डन्स। वहाँ पर आराम से टाइम स्पेंड करना मॉर्निंग का। फिर उसके बाद आप एक ब्रिज आएगा, उसको बोलते हैं ब्रिज ऑफ लव लॉक, या फिर उसका जो नाम है वो है मार्को फिनगोल्ड स्टेक। अगर आप ये गूगल पे भी डालेंगे आपको आराम से वो ब्रिज मिल जाएगा। एक्चुअली जो वो ब्रिज है ना, वो कनेक्ट करता है न्यू टाउन और ओल्ड टाउन को। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप पहुंच गए ओल्ड टाउन। ओल्ड टाउन जो है, जैसे आप जाओगे ना, आपको बड़ी ट्रेडिशनल सी लुक आएगी। आप ऐसे लगेगा कि आप पुराने जमाने में ऐसे चले गए। आप पुरानी बिल्डिंग्स है, बड़ा ही अच्छा सा हो रहा था अंदर। वहां पर आप सबसे पहले जा सकते हैं मोजार्ट बर्थ प्लेस म्यूजियम। मोजार्ट कौन थे? ही वॉज अ फेमस कंपोजर। तो आप वहां पर जा सकते हैं। अगर आपको अंदर जाना होगा तो उसकी कुछ अलग से एंट्री फीस है। बट हम अंदर म्यूजियम में तो नहीं गए थे, बट हमने बाहर से वो येलो कलर की बिल्डिंग जो थी वो एक्सप्लोर करी थी। उसके बाद आप जा सकते हैं होहेन साल्सबर्ग फोर्ट्रेस। तो मैं ये बोलूँगी आप ये वाला जो फोर्ट्रेस है ना, वो आप आराम से जब 3 साढ़े 3 का टाइम होगा ना, आप तब इस फोर्ट्रेस पे जाना। और इस फोर्ट्रेस से पहले ना एक एरिया पड़ेगा, पूरा ऐसे स्क्वायर सा पड़ेगा, जहाँ पर है एक गोल्डन ग्लोब करके एक मॉन्यूमेंट है, जिसमें गोल्डन सा ग्लोब है, उसके ऊपर एक अंकल भैया से खड़े हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके जो सामने एक बहुत बड़ी सी ना ऐसे रोड पे चेस सी है, तो जो वहाँ के जो लोग हैं, जो ओल्ड सीनियर सिटीजन लोग हैं, वो आराम से वो चेस खेलते रहते हैं। तो वहाँ पर बैठो, आधा पौना घंटा बैठो, रिलैक्स करो, लोगों को देखो, तो आपको बहुत एरिया अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आप फोर्ट्रेस चले जाना। तो फोर्ट्रेस जाने के 2 तरीके हैं। या तो आप फेनिकुलर राइड लेकर ऊपर जा सकते हो, जो फेनिकुलर का एक कॉस्ट है। नहीं तो जैसे हमने फेनिकुलर नहीं ली थी क्योंकि इतना भी ऊपर हाइकिंग थी नहीं, तो मैं और अरुण जो थे हम वो पैदल पैदल ऊपर चले गए थे। तो आप वो पैलेस में जाना, बस गलियों में घूम जाना, क्योंकि आपको नदियाँ दिखेंगी, कैनाल दिखेंगे, आपको एक ग्रीन एरिया दिखेगा। तो अब ऐसा लगेगा कि इट इज़ अ पेंटेड फेरी टेल। तो वो बहुत मजा आने वाला है आपको। उसके बाद में मान के चल रही हूँ कि नेक्स्ट डे आप चले जाओगे हॉलस्टेड। हॉलस्टेड एक बहुत छोटा सा गांव है। वहां पर जाने के लिए ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है। तो हम बस से गए थे। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने हॉलस्टेड वाले अपने व्लॉग में दे रखी है कि हम बस से क्यों गए थे। क्योंकि अगर आप बजट में जा रहे हो तो बस से जाना आपके लिए ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होगा एज कम्पेयर टू ट्रेन से जाना। जब आप हॉलस्टेड पहुंच जाओगे तो वहां पर आप 2 चीज़ें एक्टिविटीज़ के नाम लो तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक आप जा सकते हो सॉल्ट माइन पे, दूसरा आप जा सकते हो आइस केव में। और अगर आपको कुछ नहीं करना है हमारी तरह, अगर कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर जाओ। वहाँ की जो गलियाँ हैं आप वहाँ पर बस गुम हो जाओ, क्योंकि बहुत छोटा सा गांव है। वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, करीब कुछ 800,000 लोग रहते हैं वहाँ पर, बट बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वो लोग हैं। आप बस उन गलियों में घूम जाओ। एक बहुत ही प्यारा सा वहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, वाटरफॉल तक जाओ। वो सारा हमने एक्सप्लेन करा अपने हॉलस्टेड वाले व्लॉग में। तो हॉलस्टेड की अपनी आइटनरी में ज़रूर ऐड कर लेना।
अब मैं मान के चल रही हूँ कि आपके 2 दिन हो गए साल्जबर्ग में। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अगेन आप ट्रेन पकड़ सकते हैं और जा सकते हैं अपनी तीसरी सिटी में, विच इज़ योर इंसब्रुक। इंसब्रुक जो है वो बहुत ही अमेजिंग सिटी है, बहुत कुछ है वहाँ पर पानी, मतलब वहाँ पर नदी भी है, वहाँ पर बहुत सुंदर सा पहाड़ भी है, वहाँ पर आपको सिटी वाइब भी आएगी। वहाँ पर एक स्वरोस्की गार्डन करके भी है, जहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड मूवी जो है वहाँ पर शूट हुई है। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको इंसब्रुक में जाकर। तो अगेन मैं मान के चल रही हूँ कि आप जो है इंसब्रुक, क्योंकि हम लोग इंसब्रुक पहुंच गए थे अप्रॉक्सीमेटली 7:30, सुबह 7:30 पौने 8 बजे इंसब्रुक हम पहुंच गए थे। वहां पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको लेना है इंसब्रुक का पास। पर पर्सन का पास ले लेना। वहां पर करीब आई थिंक 59 यूरो का शायद वो पास आता है। वो पास आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इंसब्रुक अगर आप आए हो ना, तो 2 एक्टिविटी मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए। एक तो आपको नॉक डैम करके एक हाईएस्ट पॉइंट है जिसको टॉप ऑफ इंसब्रुक भी बोलते हैं, वहाँ पर आप मतलब उस पास के थ्रू जा सकते हो। अगर आपको पास नहीं लेना है तो वहां तक का जाना ही कुछ 44 या 45 यूरोस का है। तो इसलिए आपको इंसब्रुक का जो है वो डे पास आप ले लेना। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक तो वियना का 24 आवर का पास लिया था और फिर हमने इंसब्रुक का पास लिया। आपको साल्जबर्ग का पास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल्जबर्ग में जनरली क्या है, बहुत सारी चीजें जो है ना वो कनेक्टेड है। तो आपको सिर्फ एक बार एक पॉइंट तक जाना है मॉर्निंग में, फिर आप पैदल पैदल सारा कवर कर सकते हो। और फिर एक बार जो भी आपका लास्ट पॉइंट होगा, जैसे फोर्ट्रेस होगा फॉर एग्जाम्पल, वहां से एक बार आपको अपने होटल वापस आना है। तो सिर्फ ये 2 ट्रिप के लिए, और पर ट्रिप की कॉस्ट पे कुछ 1.2 यूरो ही है। तो दो ट्रिप के कॉस्ट के लिए क्यों आपको 7-8 यूरो पे करना है, मतलब मुझे वो वर्थ नहीं लगा। इसलिए आप साल्जबर्ग में पास मत लेना, बट आप इंसब्रुक में पास जरूर ले लेना। तो इंसब्रुक में हम कहाँ कहाँ गए थे मैं आपको बता देती हूँ। इंसब्रुक में सबसे पहले तो आप अर्ली मॉर्निंग वो केबल कार वाला टॉप ऑफ इंसब्रुक चले जाना। वहां पर 2 लेवल है, 2 लेवल आराम से आप कवर करना। आपके करीब करीब 3 से 4 घंटे तो लग जाएंगे वो ऊपर जाने में, घूमने में, क्योंकि वो बर्फ ही बर्फ है, खेलोगे भी थोड़ा बर्फ से। तो वहां पर आपके मान के चलते हैं कि हम 3 से 4 घंटे आपके लग गए। उसके बाद आप वापस आओ, रस्ते में ही आपका पड़ेगा एल्पाइन जू, जो वो फेरी जाती है, वो रस्ते में आपके एल्पाइन जू है। तो आप एल्पाइन जू जो है वहाँ रुक जाना। जू ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही जू है, बट वहां पर मेरे को जैसे भालू दिखा। वहां पर मैंने कभी लाइफ में ऐसे भालू देखा नहीं था, बट मुझे भालू दिख गया वहां पर। तो ऐसे बहुत सारी आपको और एनिमल्स, बर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जो शायद आपने फर्स्ट टाइम देखे हो। तो आप जू जा सकते हो, क्योंकि वो भी आपके पास में कवर्ड है। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप जा सकते हैं, एक गोल्डन रूफ करके है, तो आप मार्केट आ जाइए। मार्केट में जैसे आप जो मेन मार्केट है वहां पर आ जाएंगे, वहां पर आप चले जाना, गोल्डन रूफ आप चले जाना। उसके भी म्यूजियम अगर आपको जाना, म्यूजियम जा सकते हैं, अगेन दैट इज कवर्ड इन योर इंसब्रुक पास। फिर आप जा सकते हैं कि कोट चर्च है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल चर्च है। तो ये गोल्डन रूफ हो गया, ये चर्च हो गया, जो कोट चर्च बोलते हैं, वो सब आसपास ही कनेक्टेड है। तो आप पैदल पैदल आप जा सकते हैं। जब आप चर्च जाएंगे उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप निकल जाना स्वरोस्की गार्डन, क्योंकि स्वरोस्की गार्डन जाने के लिए जो उनकी शटल बस चलती है वो हर 2-2 घंटे में चलती है। तो उसका जो टाइम टेबल है वो आपको अभी दिख रहा होगा इस साइड पे। तो टाइम टेबल के हिसाब से आप एक बार प्लान कर लेना कि आपको कौन से वाले टाइम के हिसाब से आपको जाना है। अगर आपके पास इंसब्रुक में 2 दिन है तो आप 2 डे पास ले सकते हैं। 1 डे और 2 डे में सिर्फ आई थिंक 10 या 11 यूरो का ही फर्क था। 2 डे पास बस इतना ही महंगा था एज कम्पेयर टू 1 डे। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इंसब्रुक भी है वो 2 दिन आप बिता लेना, क्योंकि इंसब्रुक में काफी कुछ है देखने को। वहां पर फिर एक बहुत प्यारी सी स्ट्रीट है जिसको मारिया थेरेसा स्ट्रीट बोलते हैं। वहां पर क्या है आपका कि वहां पर आपकी फूड पॉइंट भी है उस गली में आपके सेंट एन्स कॉलम भी है। उस गली में आपके बहुत बड़े बड़े से जो शोरूम्स होते हैं वो भी, अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है तो उस स्ट्रीट में आप आराम से शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। वो जो स्ट्रीट है ना वो काफी फेमस भी स्ट्रीट है, ठीक है। रात के टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं कैसीनो। तो हम भी गए थे कैसीनो। वहां पर हम कितने 7 यूरो का जो है वो नुकसान भी करवा के आए हैं, बट इट्स ओके, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अच्छा था। हमें वो एक्सपीरियंस लेना था, क्योंकि हम फर्स्ट कैसीनो गए थे मकाओ में, वहां पर भी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो मुझे देखना था कि क्या यूरोप साइड में कैसा रहता है कैसीनो का एक्सपीरियंस। तो एंट्री फीस वगैरह कुछ होती नहीं है, मिनिमम बेट कुछ ऐसा होती नहीं है। आप जा सकते हैं, अगर आपको मन है खेलने का तो आप खेल सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो बस देख दाख के रेस्टोरेंट में खाना पीना खा के आप वापस भी आ सकते हैं। तो इंसब्रुक की जो कैसीनो लाइफ है ना वो काफी वाइबी लाइफ है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोकलाइट बैठे हुए थे, वहाँ पर लाइव म्यूजिक चल रहा था, खाना पीना चल रहा था। तो अगर आपका मन हो कैसीनो जाने का तो आप कैसीनो भी जा सकते हैं। तो ये थी हमारी शॉर्ट 5 to 7 डेज अगर आपके पास है ऑस्ट्रिया में, तो आप कैसे बता सकते हो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप बजट में है तो आप ये जितनी भी सिटीज थी आप ये ट्रैवल कर सकते हैं बाय ट्रेन। अगर आपका थोड़ा सा बजट
कंस्ट्रेंट नहीं है, या आपके साथ बच्चे हैं, या आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप गाड़ी भी रेंट पे ले सकते हैं। आप वियना एयरपोर्ट से गाड़ी रेंट पे ले लीजिएगा। यूरोप कार करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं और अपनी गाड़ी में पूरा का पूरा ऑस्ट्रिया जो है आप वो नाप सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप यूरोप आ रहे हैं तो आपके पास IDP होना इज़ मैंडेटरी, विच इज़ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना मैंडेटरी है। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको कोई भी गाड़ी नहीं देगा, ठीक है। तो IDP कैसे अप्लाई करना, उसकी भी हम जब ओमान गए थे तो हमने वहाँ पर गाड़ी चलाई थी। तो अगर आपको IDP कैसे अप्लाई करना है उसका भी लिंक आपको ऊपर आ रहा होगा, आप आराम से देख सकते हैं और IDP अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारी आइटनरी। अब हम बात करते हैं बजट की। तो फॉर एग्जांपल बजट में मैंने बोला आपका शेंजन वीज़ा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पर पर्सन के हिसाब से आपको पड़ेगा। अगर मैं फ्लाइट बोलती हूँ तो मैं मान लेती हूँ कि 35,000 राउंड ट्रिप पड़ेगी फ्रॉम दिल्ली टू वियना एंड फ्रॉम वियना टू दिल्ली। अब मैं मान के चलती हूँ कि मेरा कॉस्ट वगैरह अगर मैं पासेस ले रही हूँ तो मेरा कितने का पास पड़ेगा। अगर मैं वियना का 24 आवर का पास लेती तो वो हमें पड़ा था कुछ 11 या 12 यूरो का हमें वियना का पास पड़ा था। साल्सबर्ग में आपको पास लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंसब्रुक में लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 59 यूरो का वो पास कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर मैं होटल स्टेज की बात करूं तो वियना का जो मेरा होटल था वो अराउंड 3,000 का था, क्योंकि वो वर्किंग डे था। अगर मैं वो सेम होटल का जो एयरबीएनबी का जब मैं प्राइस देख रही थी वीकेंड में, मतलब फ्राइडे सैटरडे एंड संडे का जब मैं देख रही तो उसने भाई ने प्राइस डबल कर दी थे। 3,000 की जगह वो ऑलमोस्ट 6,200 का हो गया था। तो ये वाला भी देख लेना कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वीक डे प्लान कर सकते हैं अगर बजट में रहना है एज कम्पेयर टू वीकेंड। जो मेरा साल्सबर्ग का जो मेरा होटल था वो सबसे ज़्यादा महंगा था, क्योंकि वो पर नाइट थी 6,500। वो मैंने अगोड़ा से बुक कराया था। तो मान के चल रहे हो कि अगर आप 2 दिन रुक रहे हैं तो 13 से 15,000 रुपये आपके होटल में साल्सबर्ग में लग जाएंगे। फिर मेरा जो इंसब्रुक का, वैसे तो हम होटल में वहाँ नहीं रुके थे बट मैंने रेट वगैरह देखा था, तो इंसब्रुक का भी जो होटल था वो आपको करीब करीब 3 से 4,000, बजट होटल की मैं बात कर रही हूँ, 3 से 4,000 आपको पर डे के हिसाब से वहाँ पर होटल पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ अगर आप सिम परचेज कर रहे हैं तो सिम की कॉस्ट हमें जो पड़ी थी ग्रीस से वो पड़ी थी 15 यूरो की। तो मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आप सिटी सेंटर से लेंगे तो 15 की पड़ेगी, और यही जब आप एयरपोर्ट से लेंगे तो आपको 30 से 35 यूरो की आपको सिम की कॉस्ट पड़ेगी। फूड की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है कि आप यूरोप में है तो यूरोप में कुछ भी चीज सस्ती नहीं है। तो आपका पर मील का जो कॉस्ट है वो आ सकती है अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 यूरो पर मील की कॉस्ट आपकी आ सकती है। तो अगर आप बजट में चल रहे हैं हमारी तरह तो आप क्या कर सकते हैं, आप पैक फूड अपने साथ ला सकते हैं। एटलीस्ट आप ब्रेड्स वगैरह बाहर से ले सकते हैं, और एक टाइम का एटलीस्ट ब्रेकफास्ट जो है वो अपने घर से ही अपना ब्रेड जैम, ब्रेड बटर या फिर जो प्री कुक्ड मील्स होती हैं आप वो भी लेकर आ सकते हैं। रिसेंटली वी केम अक्रॉस दिस ब्रांड कॉल्ड टू सिस्टर्स, जिसका हमने कुछ खाना ट्राई किया और हमें काफी टेस्टी लगा। और जो एक डाउट हमारे मन में हमेशा रहता है प्रिजर्वेटिव्स को लेकर, वो भी इन्होंने एड्रेस कर रखा है। आप इन्हें इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। और या फिर हाइपर मार्केट है, जैसे स्पार हाइपर मार्केट है, आपकी बिल्ला करके एक हाइपर मार्केट थी, यहाँ से आप अपना कुछ जो बेसिक सामान होता है आप वो ले सकते हैं, जिससे आपकी जो आप फैंसी रेस्टोरेंट में जो जाने की जो हमारी डिपेंडेंसी है ना वो कम हो जाएगी, और आप कोई छोटी छोटी शॉप्स में भी खाना खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी बजट की मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि हम कौन से होटल्स में रुके थे तो मैंने क्या करा है, एक बहुत ही प्यारी सी आइटनरी डाली है जिसको मैंने अपलोड कर दिया है हमारी वेबसाइट पे। आपको QR कोड यहाँ पर दिख रहा होगा, आप उस QR कोड पे जाना, आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां से आप जो है हमारी ऑस्ट्रिया की आइटनरी जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है जी, अगर कुछ और क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू दोज क्वेश्चंस। हमारे साथ बने रहिए और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।